ओके सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, आज अपन क्लास के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिसेंट में आपके नवंबर 24 के अंदर एग्जाम हुआ है उसके एमसीक्यू। काफी स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर आप जो अभी पेपर हुआ है नवंबर 2024 तो उसके जो एमसीक्यू हैं वो सर आप सॉल्व करा दीजिए। तो आज मैं क्लास के अंदर आपके नवंबर 2024 के जो एमसीक्यूज हैं उनको अपन क्लास में डिस्कस करके उनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा आपके जो एग्जाम के अंदर जो पैटर्न रहता है वो एबीसी एनालिसिस के हिसाब से आता है, और ये एबीसी एनालिसिस आपके वीएसआई ने आपको बना के दे रखा है। तो हमेशा जो मेजरली जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जो वीएसआई ने आपको दे रखा है उसमें काफी फॉलो करते हैं। तो अभी भी जो मैं एमसीक्यू आपको करवा रहा हूं, आप यदि देखोगे तो ये उन्हीं चैप्टर में से है जो कि अपन ने आपको क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। मैंने कहा कि डायरेक्ट में पास होने के लिए कुछ पर्टिकुलर चैप्टर यदि आप अच्छे से कर लो ना तो आपके 70-80 मार्क्स कहीं नहीं जाए, इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और जैसे अभी अपन बात करते हैं ये जो एमसीक्यू भी आए हैं ये सब उसी में से आए हैं। अभी अपन बात करें जो एमसीक्यू भी जो आपके आए हैं वो उसी में से हैं जो कि वीएसआई ने आपको पहले से बता रखा है, मैंने भी आपको क्लास में बता रखा है भाई ये चैप्टर आप कर लो, और उन्हीं चैप्टर में से है, कोई भी उस चैप्टर के बाहर है ही नहीं, कोई भी आपका टॉपिक उस चैप्टर से बाहर है ही नहीं। तो मैं आज जो आपके एमसीक्यू हैं 30 मार्क्स के उनको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो अपन देखो यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो नॉन रेसिडेंट जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रहा था नॉन रेसिडेंट का, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इंटरनेशनल के से। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन से जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैंने कहा चैप्टर नॉन रेसिडेंट, उसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, वो तो आता ही आता है, साथ में एमसीक्यू में भी उसी का दिया है, पहला क्वेश्चन उसी से है। तो अपन देखो मैं आपको ओपन करता हूं DT MCQ नवंबर 24। तो आप देखोगे ये पूरा पूरा उसी चैप्टर से है, कोई भी एक भी सिंगल एमसीक्यू अपने जो नोट्स थे उनसे बाहर नहीं है। तो मैं यहां बात करता हूं केस सिनेरियो 1, केस सिनेरियो 1 पार्ट ए जो अपन बात कर रहे हैं। ये हमने स्टूडेंट से पेपर लिया है उसके साथ अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी देखो मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा किस तरह से पेपर बना है, किस तरह से आपके सेट हुआ है। और मैंने कहा कि एग्जामिनर भी बनाते वक्त एक तरह से ट्रेंड फॉलो करता है, और मैंने कहा हर जगह प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये प्लानिंग आपके एग्जाम में हमेशा रोल प्ले करती है। तो ये नॉन रेसिडेंट चैप्टर से था, एनआर चैप्टर से है, एनआर नॉन डीटी में मॉड्यूल 4 चैप्टर 21। तो ये एमसीक्यू उसी से बना हुआ है पूरा, और मैंने एनआर का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से बताया था कि बेटा अच्छे से करके जाना, एक एक टॉपिक करके जाना है इसका। माधव ए नॉन रेसिडेंट इंडियन एज 45 ईयर, इंडियन एज क्या है 45 ईयर, फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ इनकम अर्न बाय हिम इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। देखो मैंने हमेशा आपको एमसीक्यू को सॉल्व करने का तरीका बता रखा है, जो उसके एमसीक्यू की केस दे रखे ना, केस स्टडी दे रखी है, उसको अपन एक बार बाद में पढ़ लें वो ज्यादा अच्छा है। पहले आपको उन क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए जो कि आपका एग्जामिनर आपसे रिक्वायर्ड कर रहा है, जिससे कि अपन केस स्टडी को पढ़ रहे हैं तो उस टाइम स्टूडेंट आपको ये पता चल सके कि ये टॉपिक हमें इस केस स्टडी में फाइंड करने हैं, ढूंढने हैं। तो सबसे पहले अब इसको पढ़ने में आपको टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा पहले आपको यह पढ़ना है कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, तो आपका माइंड सेट हो जाएगा कि मुझे इसमें किस पे फोकस करना है, पूरी स्टोरी पे किस पे फोकस करना है, क्या क्या एग्जामिनर को रिक्वायर्ड है, पहले उस चीज पे अपन को फोकस करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं यहां पर बात करूं
रिक्वायर्ड वाली पार्ट पे। तो मैं रिक्वायर्ड पे आता हूं, जिससे कि आपको बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करने में, कभी कोई दिक्कत नहीं आती उससे। फिर 4 इसमें एमसीक्यू है, तो चारों को अपन देख लेते हैं। 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू है, तो बेटा आप इनको अच्छे से करोगे तो कभी गलती होने का चांसेस ही नहीं है, कभी भी गलती होने का चांस होने की संभावना खत्म हो जाती है। दूसरा मैंने कहा डायरेक्ट में पास होने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती, जो इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को कर जाए तो मैंने कहा 60-70 मार्क्स आराम से आएंगे उसके। जो डरते हैं ना डायरेक्ट में नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, मैंने ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लो तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखो उससे पहला पूछा है व्हाट इज द टोटल कैपिटल गेन। टोटल कैपिटल गेन पूछ रहा है, टोटल कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स, चार्जेबल टू टैक्स in the hand of the Madhav for the assessment year 24-25 under the chapter 6A, under the chapter 12A, under the chapter 12A के अंदर पूछा गया है। तो 12A के अंदर मैंने पर्टिकुलर इनकम ही बताई है, पर्टिकुलर इनकम ही बताई है, उन्हीं इनकम पे चैप्टर 12A कवर करता है, पर्टिकुलर इनकम को, तो उन्हीं पे फोकस करना है, उन्हीं इनकम को हमें इस पे फोकस करना है और दूसरी इनकम पे बिल्कुल फोकस नहीं करना। तो उन्हीं इनकम को स्टूडेंट हमें यहां पर फोकस करना है। इसमें आ रहा है कि भाई टोटल कैपिटल गेन जो चैप्टर 12A के हिसाब से कैलकुलेट हो गया है उसी को आपको लेना है। अब मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक बार अपन देख लेते हैं। दोनों ही आ जाएंगे, दोनों ले लेता हूं। तो देखो पहले वाला टोटल इनकम की बात हो रही थी, फिर आ रहा है व्हाट इज द टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम इन द हैंड ऑफ द माधव फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 इफ ही ऑप्ट आउट, बाहर निकल रहा है, प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12A से बाहर जा रहा है, ठीक है। इग्नोर द सरचार्ज एंड सेस, ठीक है, इग्नोर करने सरचार्ज और सेस या इसी रेट लगानी है। व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ माधव फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, ये टैक्स लायबिलिटी पूछ रहा है माधव की, ये कह रहा है अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12A, ये तो ऑप्ट आउट हो रहा है 12A से, इसको 12A के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। एंड व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ माधव इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस इनकम for the assessment year 24-25 if he opt out, फिर opt out कर गया, ओहो, provision of chapter 12A assuming again tax liability निकालनी है of माधव। 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ये opt out कर रहा है, assuming his other income exceeding the basic exemption limit, यानी वो बेसिक लिमिट से ज्यादा है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है। तो देखो सबसे पहले तो अपन अब केस स्टडी पे आते हैं। पहला था कि टोटल कैपिटल गेन जो कि चैप्टर 12A से निकालना है, तो स्टूडेंट अपन यहां पर बात करते हैं फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर इनकम अर्न बाय हिम इन इंडिया, जो कि अर्न क्या हुई है इंडिया में। तो आपको पता है नॉन रेजिडेंट की इनकम इंडिया में कब टैक्सेबल होती है, जब वो इनकम इंडिया में अराइज हो जाए या डीम टू बी अराइज हो जाए या रिसीव हो जाए या डीम टू बी रिसीव इंडिया में हो जाए, तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। अब यहां पर अपन बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
computed on sales of equity shares Messrs PQ Limited and Indian company. This is short term capital gain. आपका चैप्टर 12A में नहीं आता है, नहीं आता है। चैप्टर 12A में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म से कैलकुलेशन होती है, तो ये चैप्टर 12A का पार्ट नहीं है। तो 12A के अंदर कौन सा कवर होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल्स ऑफ इक्विटी शेयर्स कवर्ड है चैप्टर 12 में, ये कवर्ड है। ये कवर्ड है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ मेसर्स एमबी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी तो अराइज इंडिया में हो गया, बिल्कुल। ₹3,50,000 कंप्यूटेड यानी उसने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। दिस शेयर्स वर परचेज इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में परचेज होना चाहिए, बिल्कुल वो कंडीशन पूरी कर रहा है। 1 अक्टूबर 2020 एंड सोल्ड ऑन 15 अक्टूबर 2023 ₹7 लाख, ठीक है। आउट ऑफ द सेल्स प्रोसीड, इसमें से आउट ऑफ द सेल्स प्रोसीड ही फर्दर परचेज शेयर्स मैसर्स एक्स लिमिटेड, जो कि क्या है, एन इंडियन कंपनी ऑफ ₹5 लाख, 5 लाख के इन्वेस्टमेंट कर दी। तो देखो मैंने नॉन रेजिडेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि यदि आप कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स वगैरह में परचेज कर रहे हो और सेल्स करके कैपिटल गेन अराइज कर रहे हो, और वो गेन होना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो हमें 115F के अंदर ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। ये जो इन्वेस्टमेंट किया इसका एग्जम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 115F में। और ये एग्जम्पशन कैसे मिलती है? प्रोपोर्शनेट बेस पे। कैसे मिलेगी? प्रोपोर्शनेट बेस पे। तो कैपिटल गेन था 350, तो मैं सॉल्यूशन करूं आपको, और डिविडेंड की इनकम है वो इसमें कवर नहीं होगी। ग्रॉस फ्रॉम पीक्यू लिमिटेड एंड मेसर्स AB Limited 80,000. Assume that he does not opt the section 115BAC and STT has been paid on purchase and sales of the above shares. तो assuming that he does not opt section 115BAC, opt नहीं कर रहा, ठीक है, and STT has been paid on purchase and sales of the above shares, और उन शेयर्स को खरीदते और बेचते उसने STT पे किया, ठीक है। तो अब अपन यहां पर बात करें, देखो इनकम जो आ रही है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म आ रहा है डिवाइड बाय नेट सेल्स कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टेड इन न्यू एसेट्स, जो इन्वेस्टमेंट किया उसने। तो कैपिटल गेन था 350, कलर दूसरा लेता हूं, 350, 7 लाख आपका ये है, और इन्वेस्ट कर दिए 5 लाख। तो सिंप्लीफाइड करोगे तो ये 1/2, तो ये 250 तक अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा 115F में। तो मेरा जो कैपिटल गेन था 3.5 लाख का था, LTCG आ रहा है 350, एग्जाम्प्ट हो गया 115F में 250, नाउ टैक्सेबल ₹1 लाख। तो जब मैं आंसर की बात करूं तो मेरे लिए आंसर कौन सा होगा? ए। करेक्ट है? बताइए स्टूडेंट, आंसर इज टोटली करेक्ट। यहां पर आपका आंसर जो कंसीडर होगा ये रहेगा दिस वन। क्लियर? तो ये पूछ रहा है कि चैप्टर 12A के अंदर टोटल कैपिटल गेन कितना आएगा?
तो 12A जब आप रीड करोगे तो उसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बताया था, शॉर्ट टर्म उसमें कवर नहीं है, तो शॉर्ट टर्म नहीं लेंगे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो स्टूडेंट आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि 250 तो एग्जाम्प्ट हो गया, उसमें से 1 लाख आपके टैक्सेबल हो गया, तो उसके हिसाब से आंसर ले लो। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, what is the tax on dividend income in the hand of Madhav, for the assessment year 24-25 if he opt out provision of chapter 12A. Now he is called ignore the surcharge and cess, और उस पे इग्नोर करना है सरचार्ज और सेस। आपने देखा होगा, मैंने एनआरए के इसमें चैप्टर में पढ़ाया था कि डिविडेंड की इनकम की बात हो रही है, टैक्स ऑन डिविडेंड 20%, और आईएफएससी में लॉकेट है तो 10% था, याद है? ये देखो, मैं आपको प्रूव कर देता हूं, दिखा भी देता हूं, थोड़ा सा याद आ जाएगा आपको। अपन ने कल बता देता हूं 20%, तो ये ऑप्ट आउट कर रहा है, ये तो TDS अपने नोट्स में बता देता हूं, ये सब चीज पढ़ाई हुई है मैंने। दिस वन, स्पेशल प्रोविजन ऑफ कंप्यूटिंग ऑफ टैक्स ऑन इनकम, नॉन कॉर्पोरेट माधव है और एनआर है, ठीक है। Tax on dividend and interest in case of non-corporate, non-resident in foreign company, dividend received from unit in IFSC में, तो ये IFSC में नहीं है 10, और इसमें कितना लगेगा 20। Dividend other than mentioned above 20%, तो dividend के लिए आपका रेट क्या होगा 20%, this one। क्लियर है? तो यहां देखो स्टूडेंट, अपना अमाउंट आ रहा है डिविडेंड का, दिस वन, डिविडेंड रिसीव ग्रॉस फ्रॉम PQ लिमिटेड एंड मेसर्स AB लिमिटेड, अमाउंट रुपीज 80,000। Assume that he does not opt the section 115 BAC and STT has been paid on purchase and sales of the above shares। तो ये लो, तो यहां अपन बात करते हैं, डिविडेंड है रुपीज 80,000, टैक्स 20%, 16,000। कितनी सिंपल क्वेश्चन थी, 115A लगेगा इसलिए 16। और हेल्थ एंड एजुकेशन को छोड़ना है, इग्नोर द सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन। क्लियर है आई थिंक सभी को? क्लियर ना? अब मैं बात करता हूं, व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ माधव, ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A, सॉरी 12A, अंडर द चैप्टर 12A। तो व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ माधव फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12A। 12A में आप जो इनकम आएगी उसकी अपन टैक्स लायबिलिटी की बात करें, तो स्टूडेंट उसके लिए अपन टैक्स लायबिलिटी की बात करें। तो उस पे अपन टैक्स लायबिलिटी की बात करें, तो देखो 12A में यदि इसे कवर करूं चैप्टर, एक तो ये कवर कर लूं लॉन्ग टर्म,
लेकिन लॉन्ग टर्म तो 1 लाख ही बचा, 1 लाख पे तो टैक्स लगता ही नहीं है, 1 लाख से ऊपर पे लगता है। हाँ, क्योंकि एसटीटी पे कर दिया, एसटीटी हैज बीन पेड ऑन परचेज एंड सेल्स ऑफ द अबाउट ट्रांजेक्शन, तो वो तो खत्म हो गया। ठीक है, डिविडेंड बचा, यदि उसमें भी अपन बात करते हैं तो डिविडेंड की इनकम पे भी 20% जाएगा। तो टैक्स बना दिस वन, टैक्स बनेगा 80,000 का 20%, add 4%, health and education 640, 16,640। This one again, ये अपन बात करें प्रोविजनल बेसिस पे, तो ये है आपका आंसर। आई थिंक आप देख लीजिएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 16,640। हो गया क्लियर है स्टूडेंट? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट 4। व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द माधव? टैक्स लायबिलिटी ऑफ माधव in respect of this income or the assessment year 24-25 he opt out, फिर opt out कर गया भाई, प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12A के बाहर, तो लॉन्ग टर्म को हटा दो उसमें, assume that his other income exceeding the basic exemption, तो उसमें एक तो कौन कौन सी आएगी? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मैं बना देता हूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, क्योंकि खरीदते और बेचते वक्त दोनों टाइम पे उसने एसटी पे किया है, तो रेट लगेगी 15%, बताया था रेट 15%। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 2 लाख, हीरा 2 लाख इंडियन कंपनी से मिला है 2 लाख। तो 2 लाख पे 15% मैं चार्ज करूं 30,000, और दूसरा डिविडेंड जो इसमें कवर हुआ उसको भी ले, अब उस पे टैक्स लगाएं तो 80,000 का 20% 16,000 रुपए, तो कितना हो जाएगा टैक्स? 46,000। नहीं, इस भाई ने हमसे पूछा टैक्स लायबिलिटी, और उस लायबिलिटी में इंक्लूड करना होगा आड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जो करो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 46 का 4% 1840। नाउ टैक्स लायबिलिटी 47,840, this one 47,840, ये आपके इसमें आ जाएगा। तो बहुत इजी और बहुत सिंपल सा 8 मार्क्स का एमसीक्यू बुकलेट में था, और मैंने कहा ना, स्पेशली मैंने कहा कि जो स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं वो चैप्टर करके चल जाए ना, डीटी में कभी फेल नहीं हो सकता, 70-80 मार्क्स आएंगे। अब देख लो, ये एनआर मैंने पढ़ाया, मैंने कहा एनआर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक एक चीज उसकी याद कर लो, हमेशा आता है। अब देखो 8 नंबर का तो एमसीक्यू आ गया, पूरा का पूरा एनआर से है, और मैंने अभी पढ़ाया था कल ही आपको, तो मैंने कहा एनआर चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो मैंने चैप्टर बता रखे उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। मैंने आपको क्लास में कर रखा, भाई ये चैप्टर आप कर लीजिएगा, डीटी में इनको कर लो तो 70-80% आराम से कवर होता है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा परेशान होता रहता है। अब कहां दिक्कत है देखो। अब आते हैं ये आपके एसएसटी के बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और केस स्टडी को कभी भी सॉल्व करो तो बेटा सबसे पहले उसकी जो रिक्वायर्ड चीज है ना उसको देखो कि वो आपसे चाहता क्या है।
वो उसके बाद उसको सॉल्व करना चल रहा। अब देखो ये एक MCQ है, ये भी बहुत इजी था, ये भी मैंने क्लास में करा रखा, पूरा क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन। डिट्टो स्टडी मटेरियल में भी है आपका, डिट्टो स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चन था, पूरा का पूरा कराया है, डिट्टो स्टडी मटेरियल में भी है। In Balin Kapoor furnished the following particular in previous year 23-24. What would be the amount of deduction? Amount of deduction allowable under section 35. यानी 35 के डिडक्शंस की बात कर रहा है। Amount of deduction allowable under section 35 for the assessment year 24-25. While computing his income under the head profit and gain of business and profession, if he is paying the tax under the default tax regime 115 BAC, यानी स्टूडेंट वो टैक्स किस में पे कर रहा है? 115 BAC में पे कर रहा है, 115 BAC में पे कर रहा है। दिस द डिफॉल्ट टैक्स regime में आपका टैक्स पे कर रहा है। तो ऐसे केस के अंदर स्टूडेंट यहां पर न्यू स्कीम में आपको मैंने कहा केवल इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च की डिडक्शन मिलती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कॉस्ट ऑफ लैंड को हटाकर पूरा 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा, पूरा 100% मिल जाएगा। किसको छोड़ के? कॉस्ट ऑफ लैंड को छोड़कर। तो अपन देखो सॉल्व कर लेते हैं। अमाउंट पेड टू IIT आउटसाइड अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च, ओल्ड स्कीम मिल जाएगा, न्यू में नहीं मिलेगा। ये पूछ रहा है न्यू स्कीम से, न्यू टैक्स रिजिम से पूछ रहा है भैया, न्यू टैक्स रिजिम। तो मैंने दोनों से करा रखा था, ओल्ड में ही मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। तो ये कह रहा है he is paying tax under the default tax regime under section 115 BAC, तो न्यू में ही मिलेगा। तो न्यू में जो मिलेगा उसको लेना है। तो ये हम पेमेंट आउटसाइड करें, नहीं मिलने वाला। Amount paid to Ramaiah Limited, a company registered in India which has its main object of scientific research and development is approved by the prescribed। तो ये ओल्ड स्कीम मिल जाएगा, न्यू में नहीं मिलेगा। ये भी गया। एक्सपेंडिचर इनकर इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी एज अप्रूव्ड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी रिलेटिंग टू हिज बिजनेस। तो अब ये मिल जाएगा, इन हाउस का मिल जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च पूरा मिलेगा 3 लाख दीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर ओके इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन ऑफ लैंड 8 लाख ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। तो देखो 950 में से मैंने कहा कंपोजिट अमाउंट दे रखा है, तो जो कॉस्ट ऑफ लैंड है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसको हटा दो। तो रेस्ट अमाउंट कितना बच गया आपके पास? 150 दे दो, ये 150 ले लो, ये बचेगा ना, तो 450। और हमें अंडर सेक्शन 35 में 100% डिडक्शन मिल जाता है। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन यस 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन, 10 नंबर हुए। तो ये हो गया 4,50,000। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो मैंने कहा जो अपने हिसाब से देखो अपन पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से है। ये पेमेंट हो गया आउटसाइड ऑफ बिजनेस, मैंने लिखवाया था। और ये इन हाउस, तो ये इन हाउस दोनों स्कीम में है, न्यू और ओल्ड में, और ये सिर्फ ओल्ड में लिखा रखा था मैंने, ठीक है ना। अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा ब्लर हो रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ये दिख रहा है, इससे तो काम चल जाएगा, अपना सॉल्व हो जाएगा।
दिस डिम्ड डिविडेंड मैंने आपको पढ़ा रखा अदर सोर्स में, मैंने कहा भैया ये आता है 222E, मैंने क्लियरली बता रखा था, आता ही एग्जाम में कौन सा आता है 222E डिम्ड डिविडेंड, यानी कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने सब्सटेंटली इंटरेस्टेड शेयर होल्डर को लोन एंड एडवांसेस देती है अप टू द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो वो जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बराबर दिया जाता है वो आपका बन जाता है डिम्ड डिविडेंड। पढ़ा रखा है ना। या फिर डायरेक्टर ने खुद ने लेके किसी एम्प्लॉय को दिला दिया था, याद करो, एम्प्लॉय को दिला दिया था और फिर वापस उससे वो पैसा रिकवर कर लेता है, तो भी वो डिम्ड डिविडेंड में काउंट होगा। तो यही केस आपके आ रहा है। तो अगेन दिस द कॉल ऑफ द डिम्ड डिविडेंड। तो यहां पर मिस्टर के मैनेजिंग डायरेक्टर है। क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ प्योन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड, होल्ड 70% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल of rupees 20 lakhs. The balance as on 31st March 2023 is general reserve rupees. General reserve मैंने कहा up to the accumulated profit. Up to the accumulated profit क्या है? General reserve. Up to the accumulated profit. वो है rupees 7 lakh. accumulated profit जो कि जहां जनरल रिजर्व बोला जाएगा, तो जो लोन एंड एडवांसेस दिया गया है वो अप टू द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता, तो डिम्ड डिविडेंड यहीं तक हो सकता है। आपको पता है 222E में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, वो 7 लाख तक हो सकता है, जबकि इसने दिया कितना है 8.50 lakhs। The company first April 2023 give a interest free loan 8.50 lakhs to its supervisor having the salary 15,500 per month। 15,500 पर मंथ सैलरी दी गई है। जिसको सैलरी देते हैं उसको 8.5 लाख का लोन दे दिया आप, जिसको सैलरी दे रहे हैं उसको 8.5 लाख का लोन दे दिया। Who in turn 25th of April 2023 advance was said amount loan so taken from company Mr. K, what amount would be treated as a deemed dividend of income tax act 1961, और उस एम्प्लॉय ने वापस ये पैसा टर्न करके किसको दे दिया? लोन के रूप एडवांस। हु इन टर्न कर दिया एडवांस एट अमाउंट ऑफ लोन सो टेकन फ्रॉम द कंपनी टू मिस्टर के, कंपनी के जो कि सब्सटेंटली इंटरेस्टेड है। मिस्टर के जो क्या है? एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर है, और उसके पास कितने शेयर्स हैं? 70%। तो ही इज द होल्ड 70% शेयर्स, तो ये हो गया सब्सटेंटली इंटरेस्ट शेयर होल्डर। तो ट्रीटेड एज अ डिम्ड डिविडेंड 7 लाख। तो 7 लाख का अमाउंट स्टूडेंट यहां पर आके बन जाएगा डिम्ड डिविडेंड। 7 लाख का अमाउंट आपके क्या बन गया? डिम्ड डिविडेंड। जितना 8.5 लाख दिया, लेकिन मैंने कहा जितना अप टू द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना वहां तक ही डिम्ड डिविडेंड बनेगा। क्लियर है सभी को? ये देखो हो गया 7 लाख, 2 नंबर ये हो गए। सिंपल, इजी, वेरी इजी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये लो, ये भी मैंने क्लास में करा रखा है, बिल्कुल क्लास का कराया क्वेश्चन, क्लास में करा रखा है वही है। आप देखोगे तो इजीली आपको क्लास में मिल जाएगा। पूरा
क्लास में डिस्कस करा हुआ क्वेश्चन, कोई ऐसा टॉपिक आता ही नहीं है, मैंने कहा ना कि जो क्लास में अपन डिस्कस नहीं करते, कोई नहीं आता। आप कोई सा भी आओ तो मुझे बता दो। मैं हमेशा आपको कह रखा है, हमेशा जो अपन क्लास में पढ़ते हैं उससे बाहर या स्टडी मटेरियल से बाहर नहीं आता। स्टडी मटेरियल और जो अपने वीएसए का मटेरियल है वो पूरा उससे कवर करता है, जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, फालतू चीजें नहीं लिखता। लेकिन जो एग्जाम के आप पूरे टॉपिक आप खुद सॉल्व कर लोगे कि भाई ये चीज मैंने पढ़ा रखी है, ये चीज मैंने पढ़ा रखी है, सब करा रखी है। जो स्टूडेंट अपने आप से पढ़ा है उसको कहीं दिक्कत नहीं आएगी कोई से भी क्वेश्चंस को उठाने में, सिंपल है, सारा पेपर इजी है। तो अब अपन ने, मैंने ये पढ़ाया था ट्रस्ट, मैंने कहा भैया ट्रस्ट चैप्टर 9 असेसमेंट ऑफ वेरिसिटी और ट्रस्ट, मैंने कहा ढंग से कर लेना भैया, ढंग से एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक कर लेना। असेसमेंट ऑफ वेरिसिटी और ट्रस्ट मैंने कहा अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से कर लेना, उसी का है, कोई उससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सारे क्वेश्चन उसी से आते हैं अपन ने जो डिस्कस करके। तो देखो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूट एंगेज इन द एजुकेशन ऑफ योगा इन इंडिया। तो चैरिटेबल एक्टिविटी हो गई ना, एजुकेशन ऑफ योगा इन इंडिया। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, कवर्ड हो गई डेफिनेशन में, योगा अपने कवर्ड है, मैंने कहा बाबा रामदेव वाला एग्जांपल दिया था, योगा इन इंडिया। रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB of Income Tax Act 1961 for the previous year ending 31st March 2024 received the following amount of donation. This total donation during the year 40 lakhs, total donation 40 लाख है, ठीक है। NMS donation received 10 lakh, NMS donation है गुप्त दान, जैसे मैंने कहा था सीक्रेट डोनेशन, इंक्लूडिंग इन द टोटल इनकम, जो कि टोटल इनकम में इंक्लूड है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। व्हाट अमाउंट ऑफ एनएमएस डोनेशन वुड बी टैक्सेबल 30%। तो मैंने आपको बताया था 1 लाख या 5% ऑफ टोटल डोनेशन इंक्लूडिंग ऑफ द कॉर्पस डोनेशन। तो उसको अपन बात करते हैं, तो यहां पर अपन बात करें टोटल डोनेशन कितना है उसके हिसाब से देखते हैं। तो आज पर सेक्शन 115 BBC ऑफ द इनकम टैक्स, तो यहां पर जो आपके 30% से टैक्सेबल होगी, तो 1 लाख या 5% ऑफ टोटल डोनेशन को छोड़ दो। तो यहां पर आपके सबसे पहले तो टोटल डोनेशन है, एनएमएस डोनेशन करा रखा है मैंने, $10 लाख रिसीव हुई उससे, उसमें से हटा दो लेस प्लस, हटा दीजिएगा, किसको हटा दो, ₹1 लाख, करेक्ट है, और 5% ऑफ टोटल डोनेशन करा रखा है आपको, 5% ऑफ टोटल डोनेशन इंक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन वगैरह सब, अभी अपन इतना ही लेते हैं। तो इसने टोटल डोनेशन आपके सामने दे रखा है 40 lakhs। वाइट क्यों चल रहा है, 40 lakhs। तो 40 lakhs का 5% निकालूंगा तो 2 लाख आएगा स्टूडेंट, और ये है 1 लाख करा रखा है स्टूडेंट क्लास में, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन अपने वीएसआई मॉड्यूल में है, विच इज हायर, पूरा का पूरा मैं आपको नोट्स खोल के दिखा दूंगा, पूरा का पूरा करा रखा है, ये वही है। तो उसको छोड़कर फिर बचा हुआ 30% पे टैक्स लगता है, तो उसको छोड़कर बचा हुआ टैक्सेबल होगा 30% से, कितना हो गया, दिस वन। तो एक्सेस अमाउंट आ गया 8 लाख। तो ये एक्सेस अमाउंट ऑफ एनएमएस डोनेशन taxable at the rate of
30% लिखवा रखा है आपको, तो ये हो जाएगा अमाउंट 8 लाख। सिंपल पूरा करा रखा है मैंने आपको क्लास के अंदर, यदि आपने देखा होगा तो क्लास के अंदर पूरा का पूरा आपको टॉपिक मैंने डिस्कस कर रखा है, पूरा ये फॉर्मूला भी लिखा रखा है और टेक्स्ट भी बता रखा है। और मैंने कहा ये चैप्टर भैया अच्छे से कर देना, अच्छे से कर देना, ट्रस्ट वाला एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। तो देखो वो भी आता है, मैंने कहा एमसीक्यू में भी आता है, तो 2 नंबर एमसीक्यू भी। क्लियर है स्टूडेंट? आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। क्लियर, चले आगे। Now case scenario second. This is again important. ये आपको ध्यान होगा, मैंने आपको केस सिनेरियो आरटीपी में डिस्कस किया था और क्लास के अंदर भी करा रखा है, पूरा क्लास में करा रखा, पूरा ही क्लास में करा रखा है। और मैंने कहा कि ये आपके ढंग से कर लेना, और मैंने आपको पूरा टेबल फॉर्मेट में फ्लो चार्ट से करा रखा है। मैंने कहा उससे बाहर एग्जाम में कहीं भी नहीं निकलता, और अपने वीएसआई के मॉक टेस्ट में हर बार देता हूं मैं, 3-4 होते तो उसमें एक अटेम्प्ट में आता है और दिया हुआ है आपको, वही क्वेश्चन था, ये रहा। बस नाम चेंज है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। देखो ये रहा, आंसर आप खुद निकाल लोगे इसका। तो पूरा पूरा मैंने क्लास में करा रखा है। ये भी ट्रस्ट से ही है, ट्रस्ट वाले चैप्टर को करोगे ना पूरा मिलेगा आपको। ये तो आपको वैसे ही रटा हुआ है, मैंने पूरा पूरा करा रखा है, तो पूरा रट्टा ही है आपके। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, आपको शायद दिखेगा नहीं। हाँ ये थोड़ा सा क्या है कि ब्लर है, आई थिंक आपको दिखाएंगे, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्लास में करा रखा है, मैं उससे करा दूंगा आपको, क्योंकि मेरे पास भी जो आया है अभी यही आया है, कोई इशू नहीं है। आपको मैं प्रोविजन के साथ करा दूंगा अपने क्लास वाले से, वो ये पूरा का पूरा आरटीपी में भी है, क्लास में भी है, मैंने पूरा आपके साथ डिस्कस कर रखा है, तो वहीं से उठाया हुआ है। 2-2 नंबर का टेंशन नहीं लेना, है ना। पूरा वही है, इसमें कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन पार्ट जो अपन ने फॉर्मूले पढ़ाए थे ना उसी से सारा कवर्ड है। देखो मैं लगा भी देता हूं आपको याददाश्ती के लिए, पूरा का पूरा मैंने क्लास में करा रखा। आपने वीएसए के भी एग्जाम में काफी बार आया है, मैं तो आप क्लास से मिस करा देता हूं, क्लास करा दूं ना। ये लो, मॉड्यूल 2 चैप्टर 10 पार्ट 2 सब करा रखा है मैंने क्लास में। ये रहा बिजनेस ट्रस्ट की इनकम कैसे टैक्सेबल होगी, ये रहा ये, और ये सारे के सारे रेंटल इनकम के बारे में पूछा है, देखो मैं लगा ही देता हूं एग्जाम होगी किसके लिए कितना रेट टैक्सेबल होगा, ये सारे पॉइंट उसके साथ चलेंगे। ये सारे देखो, ये मैंने आपको पूरे डायग्रामेटिक करा रखे हैं। डिविडेंड इनकम, ये रेंट डिविडेंड इनकम पे आ गया, ये इंटरेस्ट इनकम पे आ गया, और ये रेंटल इनकम पे, ये सारे की सारी चीजें आपके एज इट इज मैंने करा रखी है, और क्लास के अंदर नोट्स भी करा रखे हैं। तो देखो मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर लेता हूं, क्योंकि थोड़ा सा क्या है ब्लर हो रहा है ना, तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा वैसा लगेगा, लेकिन कोई नहीं, जो दिख रहा है उसको तो कर ले अपन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट regarding the tax liability in the hand of BCD Realty Trust and its unit holder, और जो यूनिट होल्डर है उसकी बात कर रहे हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ द रेंटल इनकम ऑफ रुपीज, रेंटल इनकम कितनी आ रही है 5 करोड़,
फ्रॉम डायरेक्टली ऑन रियल एस्टेट असेट्स। तो मेरे को बताया कि रियल एस्टेट उसकी रेंटल इनकम एग्जम्प्ट होती है जो खुद की प्रॉपर्टी से होती है, लेकिन जब यूनिट होल्डर को देते हैं तो वो टैक्सेबल होती है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो देखो यहीं लगा देता हूं मैं, इसके पीछे लगा देता हूं सपोर्टिंग, है ना। हालांकि क्लास में भी करा रखा है मैंने, ये लो अभी खोल ही रखा है। तो ये देखो ये मैंने करा रेंटल इनकम ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ऑन बाय बिजनेसमैन का। ये चार्ट रट लेना, 2-3 बार कराया था मैंने, एनआर में ही बता दिया था फिर मैंने आपके साथ। ये रहा। तो भैया बिजनेस ट्रस्ट के लिए तो एग्जम्प्ट है, लेकिन जब यूनिट होल्डर की बात करें तो टैक्सेबल होगा। इसको पढ़ के कर लो, अपने आप आंसर निकलेगा, कहीं जाने का कोई काम ही नहीं आंसर का। रेंटल इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ऑन बाय बिजनेस ट्रस्ट, RET। तो बिजनेस ट्रस्ट के लिए वो इनकम क्या हो जाएगी, एग्जाम हो जाएगी 1023 FCA में। तो पेयर उसको TDS डिडक्ट नहीं करेगा, लेकिन यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल होगी। NR है, फॉरेन कंपनी, तो मैंने कहा नॉर्मल रेट से है, अदर के लिए नॉर्मल रेट से। लेकिन अब टैक्स की बात करें तो बिजनेस ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS 194 LBA में। NR के लिए तो रेट इन फोर्स नॉर्मल इनकम की तरह, और उसके लिए नॉर्मल रेंट की इनकम पे 10% करा रखा है ना। हाँ, तो यही चीजें देखो, यहां पर अपन बात करते हैं कि एग्जम्प्ट इन द हैंड ऑफ BCD रियल्टी ट्रस्ट, बिल्कुल सर। यूनिट होल्डर बोथ, नहीं, गलत हो गया, करेक्ट ढूंढो। टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ BCD रियल्टी, नो, उसके लिए तो एग्जम्प्ट होगा। एग्जम्प्ट इन द हैंड ऑफ BCD रियल्टी ट्रस्ट, बिल्कुल सही है, 1023 FCA रहा। 1023 FCA में बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जम्प्ट है, ये हो गई लाइन, ठीक है। लेकिन यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द यूनिट होल्डर 115 UA3। तो सी है, क्योंकि इसमें भी फिर टैक्सेबल की बात कर रहा है ये BCD के लिए, तो आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, सी। सब पढ़ा रखा है मैंने कि चार्ट आप देखोगे, एक भी टॉपिक क्वेश्चन बाहर नहीं निकला आपने उससे, एक एक क्वेश्चन आप देख लो, पूरा का पूरा डिट्टो मैच होता है पेपर। मैंने कहा सिर्फ इन चैप्टर को कर लो, DT में कोई फेल कर ही नहीं सकता भाई, 50 मार्क्स आने होते हैं। मैं तो 70-80% की बात कर रहा हूं अपना एक कैटेगरी से। क्लियर है ये? अब आते हैं ये थोड़े से ब्लर हो गए, देखने में नहीं आ रहा, तो मैंने देखो आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं, उस हिसाब से आप इसको देख लेना। एक अगला क्वेश्चन ये मैंने नोट्स में बता रखे ना, उसी से हिसाब से होगा। ये थोड़ा सा ब्लर हो रखा है, इस वजह से मैं रीड नहीं कर पा रहा। रेट वगैरह ये है, आप देखोगे तो अपने उस नोट्स में मिल जाएगी, मैं लगा देता हूं। अब देखो पढ़ने में बिल्कुल नहीं आ रहा है। आपके डिविडेंड की इनकम के लिए शायद ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी ने यदि 115 BAA ऑफ ले लिया तो शेयर होल्डर के लिए टैक्सेबल है, क्योंकि SPV ने यदि आपके, मेरे हिसाब से यही है डिविडेंड इनकम पे, नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर है, यदि SPV ने 115 BAA ऑप्ट किया होगा तो शेयर होल्डर के लिए वो डिविडेंड इनकम एग्जाम्पल होती है। मैं लगा देता हूं, आपका क्वेश्चन उसी में से है, थोड़ा सा पढ़ने में ब्लर है, लेकिन आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैंने करा रखा है क्लास में, है ना। ये देखो, ये इस वाले डिविडेंड की बात कर रहा है कि यदि उसने ये वाला पॉइंट डिविडेंड की इनकम का, ये रहा डिविडेंड इनकम, यदि SPV ने 115 BAA ऑप्ट कर लिया, क्योंकि वही दिख रहा है मुझे, तो ऐसे केस में NR और FC के लिए टैक्स रेट 10%, तो उससे कर लेना स्टूडेंट, आ जाएगा आपका आंसर। ये लो मैं लगा देता हूं पीछे, जिससे कि आपका कुछ नहीं, ये 2 नंबर ये करेक्ट है बिल्कुल, कहीं सोचना ही नहीं। और देखो कितनी जल्दी हो रहा है, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। ये तो मैं आपको करा रहा हूं आराम से समझा के, इसलिए है, अदरवाइज ये आपका आंसर ये था। क्लास में करा रखा है मैंने 10% NR के लिए, अदर के लिए तो यही पूछ रहा है। जहां तक यही है, क्योंकि मेरे को पढ़ने में प्रॉपर नहीं आ रहा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम किसकी बात यही है। ये देखो डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, और ये 115 BAA ऑप्ट किया है, तो रेट होगी NR के लिए 10% TDS के लिए, इसलिए थोड़ा ब्लर है, लेकिन बाकी का चीज वही है। इसके बाद इन द, ये भी थोड़ा सा, रेंटल इनकम ऑफ कंपनी टू बी रेजिडेंट यूनिट होल्डर BCD,
तो प्रेजेंट टैक्सेबल, तो ये रेंटल इनकम के लिए है, तो भैया रेंटल इनकम रेजिडेंट यूनिट होल्डर है तो 10% मैंने लिखवाया था, ये रहा, ये रेंटल इनकम के लिए है, टैक्सेबल होगी और टीडीएस डिडक्ट होगा 10%, ये है, सब मैंने करा रखा है क्लास से, ठीक है। अब आ जाओ, ये लास्ट 2 नंबर का फिर ये है, डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी in the hand of BCD Realty Trust for short-term capital gain of, ये भी थोड़ा सा पढ़ने में इसलिए आ रहा है, sales of listed shares of Rama Limited and short-term capital gain of 1 crore on the sales development। तो देखो ये भी मैंने ये करा रखा है, आप तो देखो कुछ नहीं, ये सारे मेरे पॉइंट आप पढ़ लो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ये रहा सॉल्यूशन। इंटरेस्ट इनकम की नहीं बात कर रहे हैं अपन, बात कर रहे हैं अदर इनकम की। तो सीधी सी बात है, ये लो, पूरा पूरा कवर्ड है, ये लो, क्लियर है? आई थिंक स्टूडेंट हर किसी को क्लियर होगा। तो एनी अदर इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है टैक्सेबल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 15% की, अदर इनकम टैक्सेबल एमएमआर, अदर इनकम इज टैक्सेबल एमएमआर की रेट से टैक्सेबल होगा, एमएमआर की रेट से टैक्सेबल होगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1128 टैक्सेबल एज पर द एमएमआर, यानी 39% ही रहने वाला है। अब न्यू स्कीम में डिफॉल्ट में 39% रहने वाला है, तो आप तो एमएमआर ही लिखो, ठीक है। तो इसके अंदर ये जवाब देने वाला है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल्स ऑफ लिस्टेड शेयर्स टैक्सेबल 15%, ठीक है। एंड द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल्स ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल एज ए एमएमआर, ठीक है, यही करेक्ट है। थोड़ा सा देखने में वो है, बाकी का क्या है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, नहीं दिस वन क्लास में करा रखा, आप देख लेना, बिल्कुल आपका एक्यूरेट आंसर जाएगा, कहीं कोई इशू नहीं है। सारा पेपर मैंने आप होता है ना पूरा अपने नोट्स में से आया है, पूरा एक टॉपिक उसमें से कवर किया गया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट। और ये सारे क्वेश्चन देखो मैंने आपको क्लास में करा भी रखे हैं, सारे क्वेश्चन मैंने क्लास में करा भी रखे हैं। ये आप देखोगे ना, यदि आप चाहो तो अपने VSI वाले नोट्स में आपको मिल जाएंगे, सारे मैंने क्लास में कराए हुए इस पे मिलेंगे, है ना। ये MCQ पूरा पूरा ये रहा, पूरा डिस्कस करा हुआ है, RTP का था ये क्वेश्चन, पूरा पूरा मैंने सॉल्व कर रखा है। ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला होगा, ये रेंटल इनकम, ये वाला, ये देखो ये रहा, ये सारे क्वेश्चंस मैंने RTP के सॉल्व कर रखे। ये रहा, नहीं ये बीटा लिमिटेड RTP, हाँ यही थी, ये कर रखे हैं अपन ने क्लास के अंदर। इसके अलावा देखो मैंने MCQ बुकलेट में था, उसको भी सॉल्व करा रखा है। MCQ बुकलेट या करा रखा है, दूसरी PDF में होगा, है ना। अब आते हैं, अपने टाइम कम है, मैं अगला बता देता हूं आपको। केस स्टडी 3, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद करते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक स्टूडेंट। देखो अपने क्लास के सीनियर रह गया छोटा सा, और ये भी मैंने आप क्लास में डिस्कस कर रखा है, बहुत इजी है। मैसेज गामा लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, ये क्या है, गामा लिमिटेड है एन इंडियन कंपनी, एंगेज इन प्रोवाइडिंग द कंसल्टेंसी एंड बिजनेस एडवाइजरी सर्विस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 it received the following loan in the cash, various vendor, some business
एग्जीबिशन ड्यू टू सम बिजनेस 3 lakh अवेल फ्रॉम मिस्टर अरुण 20th of April 2023. The cash from various vendor due to some business exchange. 3 lakh अवेल फ्रॉम मिस्टर अरुण, अरुण से लिया जो उसने वेंडर एक्सेप्ट कर रहा है तो 100% लगती है पेनल्टी, जितना अमाउंट लोन लिया। 20,000 से कम है नहीं लगेगी पेनल्टी, 20,000 से कम है नहीं लगेगी। 20,500 अवेल फ्रॉम द सुनील लगेगी। Further, the company made the following loan repayment during the year. उसने कितना रिपेमेंट किया ड्यूरिंग द ईयर? Further, the company made the following loan repayment during the year. 18,000 Mr. Arun. 15th of July 2023 क्रॉस चेक भी डिसअलाउड होता है। फिर इसके बाद 1,20,000 टू मिस्टर अरुण। 10th of August 2023 थॉट अकाउंट पेज है, कोई दिक्कत नहीं है तो सही है। 21,000 टू मिस्टर अरुण 8th of आपके अक्टूबर 2023 थॉट आरटीजीएस भी अलाउड है। 3,000 टू मिस्टर अरुण 12th of December 2023 थॉट कैश। 20,000 से कम है कोई दिक्कत नहीं है। तो लोन का रिपेमेंट किया, क्रॉस चेक से किया, ठीक है, डिसअलाउड है वो, लेकिन कोई इशू नहीं है। और 1,25,000 है वो अकाउंट पे चेक से रिपेमेंट किया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। 21,004 अरुण को दिया, आरटीजीएस के थ्रू दिया, नहीं है। और 3,000 टू मिस्टर अरुण 12th of December 2023 थॉट कैश। 20,000 से कम है तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो देखो अपन बात कर रहे हैं यहां पे पहला अपन करेंगे, तो मैंने कहा सबसे पहले तो अपन को देखना है क्या क्या वो कैलकुलेट करवा रहा है। तो अपने इसमें कैलकुलेट करा रहा है, मैं लगा देता हूं रिक्वायर्ड। पहले क्या आपका रिक्वायर्ड है, तो देखो इसमें से अपन को लेना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। रिक्वायर्ड वाली चीज ले लेते हैं पहले इसकी। सब करा रखी है मैंने क्लास में, पेनल्टी में भी मैंने कहा ये वाली चीज कर दो आपको अच्छे से आ जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द क्वेश्चंस 12 to 15। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी? थोड़ा दिख नहीं रहा ना, ब्लर है, तो मे भी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर प्रॉपर इसका जो स्टूडेंट से मैंने अभी मंगाया है पेपर, तो वो थोड़ा सा ब्लर है, तो स्टूडेंट थोड़ा मे भी ऊपर नीचे हो सकता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से कराने की। विच वुड बी लेवेबल मिस्टर्स गामा लिमिटेड फॉर अवेलिंग लोन कैश फ्रॉम वेरियस वेंडर। तो देखो पेनल्टी लगेगी, कौन कौन सी लगेगी अभी मैंने आपको बताया, कोशिश की कि 3 लाख अवेल मिस्टर अरुण कैश में लिया, ये लगेगी पेनल्टी, ठीक है। 19,500 20,000 से कम नहीं लगेगी, 20,500 ये लगेगी, ठीक है। फर्दर कंपनी मेड द फॉलोइंग लोन रिपेड ड्यूरिंग द, तो ऐसे केस के अंदर यहां पर ये होगा पेनल्टी, दिस वन यही है, ये आ रहा है अपना अंडर सेक्शन 271D रुपीज 3 लाख प्लस 20,500, इसलिए तो ये 20,000 से कम इस पे लगेगा नहीं, तो 3 लाख प्लस 20,500, यही है आंसर। दूसरा इसका एक और है क्वेश्चन, जैसे अपन बात करते हैं रीपेमेंट के लिए बात कर रहे हैं। Assume that the ये तो अंडर रिपोर्टेड वाला है, अब इसको बाद में करेंगे, पहले पेनल्टी वाले ले लेते हैं, फिर वो अंडर रिपोर्टेड पे अपन आ जाएंगे, है ना। दिस वन
व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी लेवेबल ऑन रीपेमेंट ऑफ नॉन मिस्टर अनु। रीपेमेंट पे पूछ रहा है, रीपेमेंट पेनल्टी लेवेबल, रीपेमेंट ऑफ लोन। क्लास में करा रखा है, कैश 20,000 तक दे सकते हैं, 20,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो नो पेनल्टीज लेवी सिंस द रीपेमेंट अदरवाइज देन बाय वे ऑफ प्रेस्क्राइब्ड मोड इज लेस देन 20,000। यही सही है क्योंकि पेनल्टी 21,000 लगेगी नहीं क्योंकि उससे पेमेंट किया है। पेनल्टी 3,000 अंडर 271D 3,000 नहीं लगेगी। पेनल्टी 24,000 अंडर सेकंड 271E नहीं लगेगी। ये है आपके, तो ये आपके इसमें बता रहा है। अब आते हैं यहां पर आगे क्वेश्चंस पे। अगर इसका पार्ट दे रखा है मैं उसको पहले जोड़ता हूं, अंडर रिपोर्टेड इनकम का है या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का है। अच्छा क्वेश्चन क्लास में मैंने करा रखा है और मैंने इंपॉर्टेंट बता रखा था, इनका ये ही करके जाना अच्छे से, बहुत अच्छे से, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता है तो 270A की ही पेनल्टी आती है, 270A की ही पेनल्टी आपके आ जाती है। तो अंडर रिपोर्टेड इनकम और मिस रिपोर्टेड इनकम की मैं बात कर रहा हूं, तो उसी को यहां पर बात कर रहा हूं स्टूडेंट। देखो आपके, तो गामा लिमिटेड also furnish the following particular for the assessment year 24-25। तो क्लास में मैंने ये कहा रखा है और एग्जाम के लिए मैंने ये कहा कि पेनल्टी में तो ये मैंने कहा कि यही एक तरह से बड़ा क्वेश्चन आता है और मैंने कहा बहुत अच्छा आता है, आपको मैंने बार बार कराया था और इंपॉर्टेंट लगवाया था। देखो मैंने कहा सारा पेपर उसी में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। गामा लिमिटेड also furnish the following particular as per the return income furnished under section 139(1)। कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143(1)A अंडर रिपोर्ट मिस रिपोर्टिंग नहीं बनती, यहां से बनेगी तो असेस अंडर सेक्शन 143(3) ये बनेगी यहां पर। तो देखो आपका जो इनकम 5 लाख का लॉस था 1 लाख रह गया, तो यानी अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी होगी, 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए हो गई। और फिर इसके बाद रीअसेस्ड अंडर सेक्शन 147 5 लाख, तो ये इस केस में आपके आ गया दिस वन 6 लाख। The total turnover of Gamma Limited for the previous year 21-22 was 1 crore 5 lakh, नहीं 4 करोड़ है, सॉरी मैंने कहा ना थोड़ा पेपर ब्लर है तो इसलिए ऊपर नीचे हो सकता है, 405 करोड़ होना चाहिए। हाँ, इग्नोर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115BAA एंड 115BAB। तो 30% टैक्स लगेगा क्योंकि 400 करोड़ से ज्यादा है। तो टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर 21-22, तो यदि एक्सीडिंग रुपीज 400 करोड़ है तो रेट होती है 30%। तो 30% से मुझे कैलकुलेट करना है। तो बच्चों एक इधर ले लेता हूं मैं, बच्चे इधर ले लेता हूं क्वेश्चंस। चार थे, 2 तो पेनल्टी से रिलेटेड हो गए, 2 इससे ले लेते हैं। अभी करा देते हैं। इससे पूछा था, थोड़ा पेपर पढ़ने में ब्लर है, फिर भी आंसर मैं एक्यूरेटली कोशिश कर रहा हूं। Assuming that the अंडर रिपोर्टेड इनकम की बात कर रहे हैं, अंडर रिपोर्टेड इनकम is not on account of misreporting, यानी misreporting नहीं है। None of the addition and disallowed made in qualifying under section 270A(6). Penalty leviable on Messrs Gamma Limited under section 270A कितनी होगी? तो मैंने कहा कि भाई ये पूछ रहा है किसके अंदर पेनल्टी लग रही है, टाइम ऑफ रीअसेसमेंट 147 के साथ बता रहा है, 147 रीअसेसमेंट के साथ बता रहा है। टाइम ऑफ रीअसेसमेंट में बता रहा है। तो स्टूडेंट पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A अंडर रिपोर्टिंग है, तो डिफरेंस देखो, यहां इनकम रिपोर्ट की गई थी आपके 5 लाख, इनकम एज पर रीअसेसमेंट 5 लाख।
इससे पहले इनकम कितनी रिकॉर्ड की एज पर सेक्शन, इससे पहले 143.3 हुआ है। रेगुलर असेसमेंट इनकम कितनी रिकॉर्ड हुई है? लॉस में हुई है, लॉस था 1 लाख का, ये लॉस है बेटा, लॉस है, ध्यान रखना। तो ये इनकम बन गई एक तरह से, 1 लाख का लॉस पहले 0 पे आएगा तो 1 लाख, तो ये इनकम बढ़ गई, फिर 0 से 5 लाख यानी 6 लाख इनकम बढ़ गई, इसको बोलते हैं 6 लाख की इनकम ये बन जाएगी। और ये अंडर रिपोर्टिंग का मैटर है, तो टैक्स कंपनी पे टैक्स रेट है 30%। कितना हुआ? टैक्स हो गया 180। add 4% health and education, 4% health and education, 7,200, तो टैक्स लायबिलिटी बन गई, टैक्स 1,87,200। और इसके साथ जब ये अंडर रिपोर्ट होगी तो पेनल्टी का अमाउंट कितना होगा? अंडर सेक्शन 270A, दिस आर अंडर रिपोर्टेड, तो 50% ऑफ टैक्स अमाउंट, दिस आर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। $93,600, yes, this one 93,600, आंसर तो मैच हो रहा है 93,600, दिस अंडर रिपोर्टेड इनकम के पेनल्टी हो गई। सिंपल, ये भी क्वेश्चन था, इजी था, बहुत इजी था। आगे अपन देखते हैं, नेक्स्ट मैं आपको ले लेता हूं लास्ट, एकदम लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बुकलेट का, बिल्कुल लास्ट 15, एकदम लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू बुकलेट का 15। Assuming that the under reporting income is account of misreporting, तो पेनल्टी लेवेबल वर्सेस गामा लिमिटेड अंडर सेक्शन 270A एट द टाइम ऑफ 143.3 बीइंग, यानी 143.3 के टाइम पे पूछा है, तो पेनल्टी कैसे लगाएंगे? तो यहां 143.3 का मतलब है यहां से चलेगी 143.1A से चलेगी 5 लाख, डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143.1A में 5 लाख है, उससे इनकम गिर के हो गई है, लॉस कम हो गया 1 लाख, तो इनकम हो गई 4 लाख का डिफरेंस, इनकम हो गई, ये इनकम बोलते हैं इसको, अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनकम असेस अंडर सेक्शन 143.3, अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख, लॉस, दिस इज अ लॉस, और इनकम एज पर सेक्शन 143.1A, 143.1A 5 लाख, ये भी लॉस है, तो यानी आपका लॉस कितना रिड्यूस हो गया, या इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, हाँ लॉस है ना, तो इनकम 4 लाख की होगी, तो ये इनकम पे टैक्स लगाओ, कंपनी पे मैंने कहा 30% लगेगा क्योंकि इसका टर्नओवर 405 करोड़ से ऊपर है, तो 4 लाख का 30%, 120 टैक्स, एड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन, 4,800, ये टैक्स लायबिलिटी आ गई। लेकिन नाउ दिस द टैक्स लायबिलिटी, नाउ मिस रिपोर्टिंग, दिस द मिस रिपोर्टिंग है, बता रहा है मिस रिपोर्टिंग पे पेनल्टी का अमाउंट कितना गया? अंडर सेक्शन 270A, किस पे? मिस रिपोर्टिंग,
ये आपके मिस रिपोर्टिंग की बात हो रहा है। ऑफ द टैक्स अमाउंट, तो 200% कर दूं इसका, ये लो 200 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पेनल्टी हो गई 270A मिस रिपोर्टिंग में 2,49,600 2,49,600 दिस मिस रिपोर्टिंग, करेक्ट है। तो ये देखो मैंने स्टूडेंट सारे के सारे आपके एमसीक्यू बुकलेट के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे ना, एक एक आपके साथ शेयर कर लिया, एक एक शेयर कर लिया पूरे के पूरे। और ये सारे के सारे एमसीक्यू आपके देखो मैंने खुद ने आपको बता रखा है कि आप डीटी में इतना स्ट्रेस मत लो, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है एबीसी एनालिसिस आप स्टडी करो। और वीएसआई ने आपको बहुत अच्छे से एबीसी एनालिसिस बता रखा है, तो उन चैप्टर्स को आप करते हो तो हमेशा आपका पेपर इजीली कवर हो जाता है। अभी 30 मार्क्स का है, पूरे 30 मार्क्स आप कवर कर सकते हो। पूरा मेरे क्लास नोट्स में आपके कवर है, पीडीएफ में कवर्ड है, ऑलरेडी अपने वीएसआई बुक में कवर्ड है। और मैंने आपको चैप्टर बता रखा भाई ये एक कैटेगरी के, इनको आप कर लो, इनके बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये आपका स्टूडेंट कवर हो गया है, तो आप देख लीजिएगा। तो फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे से आप पूछ लीजिएगा। मे बी ये अपन ने एक एस्टिमेशन बेस पे सॉल्व किया है, मे बी ऊपर नीचे आंसर्स इंस्टीट्यूट के यदि होते हैं तो प्लीज आर्ग्यूमेंट मत करना। मैंने आपके लिए जो भी है हो सकता है, जितना भी सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल आपके सामने एक्यूरेसी के साथ जितना हो सकता है, मेरे को जितनी नॉलेज थी उसके हिसाब से आपको सॉल्व करके दे दिया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, और बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू।